वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। तो दोस्तों अभी जल्द ही कुछ ही दिनों के अंदर आपका डायरेक्ट सेकेंड ईयर इंजीनियरिंग एडमिशन प्रोसेस फॉर 2024 स्टार्ट हो जाएगा। उससे पहले आपको ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि एडमिशन प्रोसेस के दौरान एग्जैक्टली आपको क्या क्या स्टेप्स फॉलो करनी होती है। आज की वीडियो में हम लोग बस ओवरव्यू देखने वाले हैं। मैं अच्छे से आपको समझा दूंगा कि आपको क्या क्या फॉलो करना होता है स्टेप बाय स्टेप, कौन सी प्रोसेस पहले होती है, कौन सी प्रोसेस बाद में होती है, ये सब कुछ आपको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो यही सारी चीज़ें आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो आज का वीडियो आपको पूरा एंड तक जरूर देखना है। उसके पहले अभी तक अपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि जैसे ही एडमिशन की प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है आपको व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर अपडेट मिल जाएगा और सारी अपडेट्स आपको व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर मिलती रहेगी। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हो, ये है पहली स्लाइड, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। तो सबसे पहली स्टेप आपको क्या करना होता है, आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करना होता है। अभी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म में आपको आपकी सारी बेसिक डिटेल्स, आपकी एजुकेशनल डिटेल्स सब कुछ एंटर करना होता है। तो सबसे पहली स्टेप तो आपकी यही होती है, आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करना होता है। देन ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करते वक्त आपको आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स, आपके कैटेगरी के लिए जो जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है वो सारे डॉक्यूमेंट्स आप चेक कर सकते हो। आपको इन्फॉर्मेशन ब्राउज दिया रहेगा आपके वेबसाइट के ऊपर, तो उसमें आप चेक कर सकते हो कि स्पेसिफिकली आपकी कैटेगरी के लिए आपको कौन से डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। अभी मैंने ओपन कैटेगरी के जो डॉक्यूमेंट्स है वो ऑलरेडी बता के रखे हैं, तो आपको वैसे वैसे डॉक्यूमेंट जो भी आपको यहाँ पे रिक्वायर्ड है वो सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होते हैं। ये होती है आपकी सेकंड स्टेप। देन नेक्स्ट अगर हम बात करें तो आ जाती है थर्ड स्टेप। अभी डॉक्यूमेंट्स तो अपलोड कर लिए, ऑनलाइन फॉर्म भी हमने फिल कर दिया। अभी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद थर्ड स्टेप आ जाती है डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन। उन डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई भी तो करना होगा ना कि आपने जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड किया है वो सही है क्या, वो वैलिड है क्या, ये सब कुछ चेक करना होता है। अभी ये चेक करने को ही हम डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कहते हैं। अभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कौन करता है? डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एफसी सेंटर के थ्रू किया जाता है। अभी एफसी सेंटर मतलब वही इंजीनियरिंग कॉलेजेस होता है जहाँ पे कुछ फैकल्टीज होता है जो आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करते हैं कि आपने सारे डॉक्यूमेंट्स सही से अपलोड किया है क्या, ये सब कुछ चेक करना उनका काम होता है। और उसी प्रोसेस को हम लोग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कहते हैं। अभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आप दो तरीके से कर सकते हो, ई स्क्रूटिनी और फिजिकल स्क्रूटिनी। ई स्क्रूटिनी मतलब आपको बस आपके ऑनलाइन लॉगिन के थ्रू ही आपके डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होते हैं और ऑनलाइन ही आपका वेरिफिकेशन का प्रोसेस पूरा हो जाता है। और फिजिकल स्क्रूटिनी में आपको फिजिकली किसी कॉलेज में एफ सेंटर में जाना होता है और फिजिकली आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रोसेस कैरी ऑन करनी होती है। तो यही होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के अंदर। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट होने के बाद आपको जो ऑनलाइन लॉगिन के अंदर जो स्टेप्स दिखती है वो सारी स्टेप्स जो है अभी कंप्लीट हो चुकी होगी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाने के बाद। देन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद क्या होता है? डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद डिस्प्ले ऑफ द प्रोविजनल मेरिट लिस्ट। अभी प्रोविजनल मेरिट लिस्ट के अंदर आपको क्या क्या देखने को मिलेगा, तो जैसा कि आप लोग स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो इतने सारे कॉलम्स बनाए हैं। यहाँ पे सबसे पहले कॉलम में है SLGMN, स्टेट लेवल जनरल मेरिट नंबर। अभी स्टेट लेवल जनरल मेरिट नंबर क्या होता है? स्टेट लेवल जनरल मेरिट नंबर मतलब पूरे स्टेट में आपका जो ओवरऑल रैंक है वो कितना है, ये आपको SLGMN में पता चलता है। अब जितने भी बच्चों ने एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया है, जो भी बच्चों ने डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए हैं, जितने भी बच्चों ने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रोसेस की है, उन सारे बच्चों का नाम इस लिस्ट में आपको देखने को मिल जाएगा। और उन सारे बच्चों में आपका ओवरऑल रैंक कितना है वो आपको यहाँ पे इस लिस्ट के अंदर पता चल जाएगा। यहाँ पे आपको नेक्स्ट दिया रहेगा आपकी एप्लीकेशन आईडी। जो भी आप लॉगिन बनाते हो, जब भी आप लॉगिन बनाते हो तो आपकी एक यूनिक एप्लीकेशन आईडी जनरेट होती है। वो एप्लीकेशन आईडी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। आपका नाम देखने को मिलेगा, आपका जेंडर देखने को मिलेगा, डिप्लोमा के मार्क्स, एसएससी के मार्क्स, एसएससी के मैथ्स के मार्क्स, साइंस के मार्क्स, इंग्लिश के मार्क्स, कैटेगरी। फिर उसके बाद कैटेगरी में आपका कितना रैंक है। अगर आप ओपन कैटेगरी के हो तो आपके लिए SLGMN रहेगा। अगर आप ओबीसी कैटेगरी के हो तो ओबीसी में आपका कितना रैंक है वो सेपरेट ओबीसी वाला रैंक आपको देखने को मिलेगा। देन अगर आपने EWS के थ्रू अप्लाई किया है तो EWS में आपका कितना रैंक है वो आपको देखने को मिलेगा। अगर आप SC/ST कैटेगरी के स्टूडेंट हो तो आपका उस कैटेगरी में कितना रैंक है वो आपको देखने को मिलेगा। ये सारी डिटेल्स आपको प्रोविजनल मेरिट लिस्ट के अंदर देखने को मिल जाती है। अभी प्रोविजनल मेरिट लिस्ट के अंदर आपको क्या चेक करना है? आपको ये चेक करना है कि आपकी जितनी भी डिटेल्स है वो सारे करेक्ट है या नहीं। तो प्रोविजनल मेरिट लिस्ट में अंदर आपको यही चेक करना था। आप सबसे पहले आप एप्लीकेशन आईडी चेक कीजिए कि आपकी जो पूरी एप्लीकेशन आईडी है वो करेक्ट आई है या नहीं। फिर उसके बाद नाम चेक कीजिए कि कोई स्पेलिंग मिस्टेक तो नहीं है ना मेरे नाम में। फिर उसके बाद आप जेंडर चेक कीजिए कि मेल का फीमेल हो गया है क्या, फीमेल का मेल हुआ है क्या। ये सारी चीज़ें आपको चेक करनी है। फिर सबसे इंपॉर्टेंट आपको मार्क्स चेक करना है, क्योंकि अगर आपने पहले का चेंज नहीं किया तो भी चल जाएगा, बट आपको मार्क्स के ऊपर ज़्यादा फोकस करना है। क्योंकि अगर मार्क्स आपके चेंज हो गए तो आपका जो रैंक है वो ऊपर नीचे हो सकता है, इसलिए आपके मार्क्स जो है करेक्ट होने चाहिए। तो आप मार्क्स भी चेक कीजिए आपके प्रोविजनल मेरिट लिस्ट के अंदर। तो मार्क्स आपको सारे चेक कर लेने हैं। मार्क्स वगैरह चेक करने के बाद अगर आपकी प्रोविजनल मेरिट लिस्ट के अंदर आपकी सारी डिटेल्स बिल्कुल सही है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको कुछ भी प्रोसेस फॉलो नहीं करनी है, आपको बस इंतजार करना है आपके फाइनल मेरिट लिस्ट का। बट इन केस अगर आपकी प्रोविजनल मेरिट लिस्ट के अंदर कुछ गलती है, मार्क्स अगर आपकी गलत आ गए हैं, तो आपको क्या करना है? देन उसके बाद आ जाती है नेक्स्ट स्टेप, जनरेट टिकट। अभी आपको आपके लॉगिन के थ्रू टिकट जनरेट करना पड़ता है। टिकट जनरेट करना मतलब एक्जैक्टली क्या? यहाँ पे आपको ग्रीवेंस रेज करना पड़ता है कि यार मेरी ये गलती आई है मेरे प्रोविजनल मेरिट लिस्ट के अंदर, उसे मुझे इंप्रूव करना है। और उसके साथ आपको एक डॉक्यूमेंट भी अपलोड करने को लगेंगे, क्योंकि वेरीफाई करने के लिए कि आपने जो कहा है, जो ग्रीवेंस रेज किया है वो सही है या नहीं, वो चेक करने के लिए यहाँ पे
जनरेट टिकट आपको करना पड़ता है। मैंने ब्रैकेट में इफ एप्लीकेबल लिखा है, इसका मतलब ये है कि जो भी बच्चों का गलत है सिर्फ उन्हीं बच्चों को ये प्रोसेस फॉलो करनी है, ठीक है। अगर आपकी सही डिटेल्स सारे प्रोविजनल मेरिट लिस्ट में, तो आपको ये स्टेप फॉलो नहीं करनी है, जनरेट टिकट वाले। फिर उसके बाद क्या होगा, अगर आपने टिकट जनरेट कर लिया है, आपकी जो करेक्शन है वो कंप्लीट कर ली, उसके बाद क्या, उसके बाद डिस्प्ले ऑफ फाइनल मेरिट लिस्ट। फिर आपकी जो फाइनल मेरिट लिस्ट है वो डिस्प्ले होती है आपकी वेबसाइट के ऊपर। फाइनल मेरिट लिस्ट में क्या होता है, फाइनल मेरिट लिस्ट आपकी सेम होती है प्रोविजनल मेरिट लिस्ट जैसे ही, उसमें भी आपको आपका SLGMN देखने को मिलेगा। अभी इसमें जो SLGMN होगा फाइनल मेरिट लिस्ट के अंदर वो फाइनल होगा, उसके बाद उसमें कोई भी चेंजेस नहीं किए जा सकते। देन एप्लीकेशन ID, आपका नाम, आपका जेंडर, आपके मार्क्स सारे आपको देखने को मिल जाएंगे फाइनल मेरिट लिस्ट के अंदर। तो ये होती है फाइनल मेरिट लिस्ट। देन फाइनल मेरिट लिस्ट हमारी आ जाएगी। फाइनल मेरिट लिस्ट के बाद क्या करना है हमें, उसके बाद फाइनल मेरिट लिस्ट आपकी जिस दिन आएगी उसी दिन आपकी जो सीट मैट्रिक्स है फॉर कैप राउंड 1 वो भी आपके वेबसाइट के ऊपर डिस्प्ले हो जाएगी, डिस्प्ले ऑफ सीट मैट्रिक्स। अभी सीट मैट्रिक्स मतलब क्या होता है, सीट मैट्रिक्स आपको ये बताता है कि कौन से कॉलेज में कौन सी कैटेगरी के लिए कितनी सीट्स अवेलेबल है, ये आपको सीट मैट्रिक्स के थ्रू चेक करना है। सीट मैट्रिक्स कैसे स्टडी करना है इसके ऊपर भी मैंने डिटेल में वीडियो बना के रखा है, तो आप वो वीडियो भी जाके चेकआउट कर सकते हो कि सीट मैट्रिक्स कैसे स्टडी करना है। सीट मैट्रिक्स के बाद क्या, सीट मैट्रिक्स के बाद फिर आपकी जो कैप राउंड की प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाती है। 3 कैप राउंड होता है फॉर डायरेक्ट सेकेंड ईयर इंजीनियरिंग एडमिशन, कैप राउंड 1, कैप राउंड 2 और कैप राउंड 3। तीनों प्रोसेस कैसी है मैंने आपको ऑलरेडी बता के रखा है, तो आप वो वीडियो भी जाके चेकआउट कर सकते हो। तो कैप राउंड प्रोसेस में आपको क्या करना होता है इसके ऊपर भी मैंने डिटेल में वीडियो बना के रखा है। जो मेन प्रोसेस होती है कैप राउंड में वो होती है आपकी ऑप्शन फॉर्म फिलिंग। तो वही है हमारी नेक्स्ट स्टेप, ऑप्शन फॉर्म फिलिंग। ऑप्शन फॉर्म फिलिंग मतलब क्या एग्जैक्टली, अभी आपको ऑप्शन फॉर्म में पुट करने होते हैं कॉलेजेस, जिस भी कॉलेज में आप एडमिशन लेना चाहते हो। कॉलेजेस कौन से पुट करने हैं, आपको आपका परसेंटेज देखना है कि आपका एग्रीगेट परसेंटेज कितना है, आपका SLGMN कितना है, फिर उसके अकॉर्डिंग आपको कॉलेज की लिस्ट बनानी है। कॉलेज की लिस्ट कैसे बनानी है उसकी पूरी मैंने डिटेल में वीडियो बना के रखा है, तो आप वो भी वीडियो जाकर चेकआउट कर सकते हो। अभी ऑप्शन फॉर्म में आपको सारे कॉलेजेस पुट करने हैं अकॉर्डिंग टू योर प्रेफरेंस, यानी कि पहले प्रेफरेंस आप कौन से कॉलेज को देना चाहोगे, सेकंड प्रेफरेंस कौन से कॉलेज को आपको देना है, वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना होता है। अभी जो भी पहला प्रेफरेंस वाला कॉलेज है वो अगर आपको अलॉट हो जाता है तो वो ऑटो फ्रीज हो जाता है, यानी कि आपको उस कॉलेज में एडमिशन लेना ही पड़ेगा। अगर आपका अदर देन फर्स्ट प्रेफरेंस कॉलेज लग जाता है तो उसके लिए आपको 2 ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। तो जैसा कि मैंने आपको कहा कि आपको ऑप्शन फॉर्म फिल करना है। ऑप्शन फॉर्म फिल करने के बाद आपको उसमें से एक कॉलेज अलॉट होगा, अगर आपने प्रॉपरली कॉलेज पुट की होगी तो अलॉटमेंट कैसा दिखता है हमारे, इस तरह से दिखता है। आपको देखने को मिलेगा कि आपका चॉइस कोड जो अलॉट हुआ है वो कौन सा है, फिर कौन सा इंस्टीट्यूट आपको अलॉट हुआ है, कौन सा कोर्स आपको अलॉट हुआ है, कौन सी सीट आपको लगी है और प्रेफरेंस कितना था। अगर पहले प्रेफरेंस का आपका कॉलेज लग जाता है तो वो हो जाता है ऑटो फ्रीज। अगर आपको अदर देन फर्स्ट प्रेफरेंस वाला कॉलेज लगता है तो आपको 2 ऑप्शंस देखने को मिलेंगे, नॉट फ्रीज या फिर सेल्फ फ्रीज। तो आपको वो जो आपको चॉइस करना है वो आप कर सकते हो, ठीक है। अभी इसके ऊपर भी मैंने डिटेल में वीडियो बनाया है कि नॉट फ्रीज मतलब क्या होता है, सेल्फ फ्रीज मतलब क्या होता है, ऑटो फ्रीज मतलब क्या होता है, तो वो वीडियो भी जरूर जाके चेकआउट कर सकते हो। देन उसके बाद क्या है, नेक्स्ट स्टेप क्या है, कैंडिडेट सेल्फ ARC स्टेप्स। आपके लॉगिन के थ्रू आपको सेल्फ ARC करनी पड़ती है। अभी सेल्फ ARC मतलब क्या, आपको बस चेक करना होता है कि आपके जो मार्क्स वगैरह है सब कुछ सही है ना। फिर उसके बाद आपको सीट एक्सेप्ट वगैरह करनी पड़ती है, आपको सिलेक्ट करना होता है यहाँ पे क्लिक हियर टू कंप्लीट। देन आपको सीट एक्सेप्टेंस फीस पे करनी होती है, दैट इज 1000 रुपीज़ आपको पे करने होते हैं। इसे हम कहते हैं कैंडिडेट सेल्फ ARC। अभी सेल्फ ARC करने के बाद क्या, उसके बाद रिपोर्टिंग एंड एडमिशन। अभी आपने सेल्फ फ्रीज कर दिया या फिर ऑटो फ्रीज हो गया, तो अभी नेक्स्ट स्टेप क्या है, आपको रिपोर्ट करना पड़ता है उस पर्टिकुलर कॉलेज में, जो भी कॉलेज आपको अलॉट हुआ है, जिस भी कॉलेज को आपने सेल्फ फ्रीज किया है या फिर ऑटो फ्रीज हो गया, उस कॉलेज में जाके आपको रिपोर्टिंग करनी पड़ती है और उधर जाके एडमिशन करवाना पड़ता है। एडमिशन करवाना मतलब उधर सारे डॉक्यूमेंट्स देना, आपकी फीस पे करना, ये सब कुछ आपको रिपोर्टिंग एंड एडमिशन में करना पड़ता है। और जो लास्ट स्टेप होती है दैट इज डिस्प्ले ऑफ कट ऑफ लिस्ट। अभी कट ऑफ लिस्ट आपकी सबसे लास्ट में लगती है। कट ऑफ लिस्ट क्या होता है, कैसे स्टडी करना है, मैंने आपको ऑलरेडी बता के रखा है। इसलिए हम लोग हमेशा कहते हैं कि हमको लास्ट ईयर की कट ऑफ लिस्ट चेक करनी चाहिए, क्योंकि कट ऑफ लिस्ट जो है सबसे लास्ट में आती है। ऐसा नहीं है कि ये साल की कट ऑफ लिस्ट सबसे पहले आएगी, कट ऑफ लिस्ट सबसे लास्ट में आती है। कट ऑफ लिस्ट लास्ट में इसलिए आती है क्योंकि एडमिशन कौन से परसेंटेज पे क्लोज हुआ है ये तो हमें लास्ट में ही पता चलेगा ना, इसलिए सबसे लास्ट स्टेप जो होती है वो होती है आपकी कट ऑफ लिस्ट, डिस्प्ले ऑफ कट ऑफ लिस्ट। तो यही थी पूरी एडमिशन की प्रोसेस। बाकी आज की वीडियो में अगर आपको कुछ भी डाउट होता है सब कमेंट्स में बताइए। आज की जानकारी आपके लिए हेल्पफुल रही होगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, आने वाले अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मिलते हैं नए वीडियो में नए अपडेट के साथ।